चलिए अभी टॉटोमेरिज्म में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि टॉटोमेरिज्म जो होता है ये क्या रहेगा। तो हमने बोला था दैट इज डायनेमिक आइसोमेरिज्म जिसमें दो आइसोमर्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। इसके बेसिस पर हमने कौन सी चीज़ बोली थी कि एक मोबाइल एटम इसमें होता है जो कैटायन एंड आयन दोनों फॉर्म में हो सकता है। नॉर्मली कैटायन होता है और कैटायन भी कौन सा वाला दैट इज प्रोटॉन होता है। तो हम जो केसेस पढ़ रहे हैं टॉटोमेरिज्म के कौन से होते हैं, दीज आर प्रोटोट्रॉपी वाले केसेस। ठीक है, इसमें हमने लास्ट वीडियो में कौन सी वाली चीज़ देख ली थी कि 1,3 प्रोटोट्रॉपी के लिए कंडीशन क्या होती है ना। अब अपन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पर 1,3 प्रोटोट्रॉपी के अलग अलग केसेस देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्लास रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, है ना। अब मेनली हमारा डीलिंग किससे रहने वाला है, तो हम बोलेंगे दैट इज विद दिस 1,3 प्रोटोट्रॉपी। 1,3 प्रोटोट्रॉपी में भी कौन सा देख रहे हैं, दैट इज कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। ठीक, कौन सी चीज़ इसमें देखें यहाँ पर, जैसे ये एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जो होते हैं ये क्या करेंगे, 1,3 प्रोटोट्रॉपी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं ना। किस टाइप से, तो हम बोलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है दैट इज एटम नंबर 1, ये एटम नंबर 2 एंड दिस इज एटम नंबर 3। तो 2 और 3 के बीच में क्या बना हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, 3 के ऊपर किसकी अवेलेबिलिटी है, दैट इज ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो एटम नंबर 1 पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है नेचर में, है ना। तो यहाँ से एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन हटेगा, वो जाता है कहाँ, एटम नंबर 3 पर, और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कहाँ, एटम नंबर 1 और 2 के बीच में। समझ आ गई बात, ये है ना। ये 1 ये 2 एंड दिस इज 3। तो दिस इज व्हाट सिंपल 1,3 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात, ये एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर पहुंचा एटम नंबर 3 पर, और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ, एटम नंबर 1 और 2 के बीच में। क्लियर है ये, है ना। कौन सी चीज है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल दैट कीटो फॉर्म, है ना। और यहाँ क्या है, दिस इज सी डबल बॉन्ड सी दैट इज इन, और उसी के ऊपर OH लगा हुआ है, तो OH के लिए हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल। तो दिस बिकम्स व्हाट, दैट इनॉल। आएगा सबको समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होता है इसमें क्या हो रहा है, दैट इज 1,3 प्रोटोट्रॉपी हो रही है। क्लियर है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में रहेंगे, तो हम बोलते हैं दे एग्जिस्ट इन दैट डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी वजह से इसको अपन ने डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोला था। ध्यान है बराबर ये, है ना। अब कौन सी वाली चीज अपन बोलते हैं इसमें कि ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है दो टॉटोमर्स का, ठीक है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो टॉटोमर क्या रहेगा, ज्यादा अमाउंट में होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्टेबल फॉर्म। ठीक है, और जो टॉटोमर क्या रहेगा, कम अमाउंट में होता है, वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड लेबाइल फॉर्म, है ना। तो टॉटोमर्स का जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में द टॉटोमर विच इज प्रेजेंट इन greater amount that we call what, so we say that we call stable form, and the one which is in lesser amount that we call what, that labile form। समझ आ गई बात ये ना, वो क्या कहलाता है, लेबाइल फॉर्म कहलाता है। क्लियर हुआ अच्छे से ये, है ना। अब अगली चीज जो हम बोलेंगे इसमें नहीं कौन सी रहेगी, तो हम बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में नॉर्मली जो कीटो फॉर्म होता है वो स्टेबल फॉर्म होता है, और जो इनॉल फॉर्म होता है वो लेबाइल फॉर्म रहेगा, है ना। नॉर्मली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है ना, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखेंगे जहां पर इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म से ज्यादा हो जाती है। समझ आई ना बात ये। तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है टॉटोमर्स का, इसमें क्या रहेगा, कीटो फॉर्म ज्यादा अमाउंट में होता है, तो दैट कम्स टू द कैटेगरी ऑफ स्टेबल फॉर्म। ठीक है, और जो इनॉल रहेगा उसका अमाउंट कम होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल लेबाइल फॉर्म। आगे बात समझ में, है ना। तो कौन सी वाली चीज हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में, है ना, क्या रहेगा, कीटो ज्यादा अमाउंट में। अब इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे फैक्चुअल रीजन होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहती है, काफी ज्यादा रहती है। समझ आती बात ये। तो जो नए बॉन्ड बने हैं और जो पुराना था, तो उसमें हम बोलते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा होती है। इस वजह से कौन सी वाली चीज रहेगी, उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। समझ आ गई बात ये, है ना। एक और चीज भी हमको ध्यान में रखनी, क्वेश्चन करने में कहीं काम में आती है कि किसी मॉलिक्यूल में जैसे जैसे सी डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा, क्या हो जाएगा, उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है ना, ऐसा कहीं क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी इस चीज की। ठीक है, अब अगली चीज जो हम बोलते हैं वो कौन सी, कि जैसे जो इनॉल होता है इसका परसेंटेज नॉर्मल कीटो इनॉल में तो क्या रहेगा, 1% के आसपास होता है।
मतलब कीटो फॉर्म जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम 99% या उससे ज़्यादा अमाउंट में होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में व्हाट वी से कि कीटो का परसेंटेज 99 और इनॉल का 1 के आसपास कुछ रहता है। क्लियर है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलेंगे इसमें नहीं कौन सी होती है, तो हम बोलते हैं इनॉल्स जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या रहेगी, तो हम बोलेंगे FeCl3 के साथ कलर शो करना। आया समझ में, है ना। FeCl3 के साथ कलर शो करना, दैट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे ये इनॉल की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है कि सारे ही जो इनॉल्स होते हैं, है ना, जिनमें क्या रहेगा C डबल बॉन्ड C पर OH होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं इनॉलिक लिंकेज। तो सारे ही इनॉल्स जो होते हैं वो FeCl3 के साथ कलर शो करते हैं, है ना। ये कलर अलग अलग, मतलब जैसे कार्बन का नंबर वेरी करेगा, रिंग आ जाएगी, उसके हिसाब से कलर में वेरिएशन होता है, कभी वॉयलेट मिलेगा, कभी ब्लू मिलेगा, कभी रेड मिलेगा, ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं, बट क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इनॉल FeCl3 के साथ कलर शो करता है, ये बात फिक्स होती है। आगे बात समझ में, है ना। फिर इसके बाद एक और चीज जो क्वेश्चंस में हमको काम में आएगी, ये स्टेटमेंट हमने लिखा है, जैसे ये ओपन चेन कीटोन है, ठीक है, और एक हमने कौन सा लिखा, दैट वी कॉल व्हाट, दैट साइक्लिक कीटोन। तो ओपन चेन कीटोन और साइक्लिक कीटोन्स में हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलते हैं साइक्लिक कीटोन्स में इनॉल बनाने की टेंडेंसी ओपन चेन कीटोन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बोला हमने, साइक्लिक कीटोन्स जो होते हैं इनमें इनॉल बनाने की टेंडेंसी ओपन चेन कीटोन्स की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब कौन सी चीज रहेगी, हालांकि साइक्लिक कीटोन्स के केस में भी क्या रहेगा, कीटो फॉर्म ही स्टेबल होता है और इनॉल ही लेबाइल रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या हमने बोला 1% के आसपास होता है, तो इसके केस में जो इनॉल बनता है वो क्या रहेगा, 1.2 1.3 इसके आसपास हो जाएगा, है ना। बस क्या रहेगा, ओपन चेन से ज्यादा होता है, बट अभी भी कीटो से तो उसकी स्टेबिलिटी काफी ही कम रहने वाली है। क्लियर है। तो क्वेश्चन के लिए ये वाली चीज हमको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें यहाँ पर, है ना, तो कौन सी चीज है, जैसे ईस्टर है, या ईस्टर के पहले आप ये भी देख सकते हो, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक एग्जांपल वी कैन टेक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, तो बोलेंगे कार्बन पे एटम नंबर 1 हो सकता है, और ये ऑक्सीजन जो दिस ऑल्सो कैन बी एटम नंबर 1, है ना। अब क्या होगा, जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो पहले हटेगा, तो नेचुरली ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन की एसिडिटी क्या रहेगी, कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब अपन ऐसे वाले केसेस में कौन सी वाली चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ से H निकल कर इस ऊपर गया, तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से क्या बन गया, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन गया। मतलब क्या हुआ, एटम टू एटम कनेक्शन चेंज तो हो रहा है, बट वो दोनों एटम क्या थे, देवर ऑक्सीजन ओनली, इसलिए जो नया टॉटोमर बना, ये नया टॉटोमर न होते हुए पुराना ही मॉलिक्यूल रह गया। समझ आती बात ये। तो इसलिए नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म नहीं होता, है ना। बट कौन सी वाली चीज है, एक ऑक्सीजन को O16 और एक को O18 कर दें, तो फिर हम क्या बोल पाएंगे कि यहाँ टॉटोमेरिज्म हो पा रहा है। आए ना समझ में, तो तब हम बोलेंगे यहाँ पर कि टॉटोमेरिज्म इधर हो सकता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। तो कौन सी चीज है, तो हम बोलते हैं नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में टॉटोमेरिज्म नहीं होता, क्योंकि एटम टू एटम कनेक्शन यहाँ चेंज नहीं हो रहा था। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, नहीं कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में से H को हटा के हमने एक R ग्रुप मतलब मिथाइल लगा दिया यहाँ पर, है ना। अब जो हाइड्रोजन एसिडिक था उसको हटा के हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो हम बोलेंगे अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर टॉटोमेरिज्म में इंटरफियर नहीं करेगा। अब ये वाला जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो कैसा हो गया, कीटोन जैसा ही हो गया, है ना। तो अब इसको हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे ईस्टर्स जो होते हैं, नहीं ईस्टर्स में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे 1,3 प्रोटोट्रॉपी हो जाती है। ठीक है, तो ईस्टर्स जो होते हैं ये क्या शो कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे ईस्टर्स टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। आगे बात समझ में, है ना। ईस्टर्स के मॉलिक्यूल में कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं इसमें टॉटोमेरिज्म शो करने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम देखेंगे इसमें कौन सी, कि हमको ईस्टर की और कीटोन की क्या कंपेयर करनी है, हम बोलेंगे इनके इनोलाइज होने की टेंडेंसी को हमको कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं,
तो बोलेंगे जैसे ये कीटोन है ना? इसमें से जब क्या हटता है, हाइड्रोजन हटता है टॉटोमराइज होने के लिए, तो ये क्या है, ईस्टर, इसमें से क्या हटा, हाइड्रोजन हटा है ना टॉटोमराइज होने के लिए, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे कीटोन का जो कॉन्जुगेट बेस होता है इसमें क्या रहेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि क्या ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन था, इससे कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को ऑक्सीजन पर काफी आसानी से भिजवा पा रहा था। आ रहा है ना समझ में, है ना। लेकिन जब आप इसको देखोगे ईस्टर का कॉन्जुगेट बेस, तो इसमें हमको क्या दिखेगा, तो बोलते हैं ईस्टर की कॉन्जुगेट बेस में क्या है, तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज का तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस है ही, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या होता है, रेजोनेंस में होता है। आए ना समझ में, है ना। कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला कार्बन का नेगेटिव चार्ज तो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में है, बट ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये भी सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रेजोनेंस में होता है। आया समझ में। और ऐसा यदि होगा तो हम क्या बोलते हैं, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है बीच वाला, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, यदि इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर सी डबल बॉन्ड ओ को दिया हुआ है, तो इन द मीन टाइम कार्बन को अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज खुद ही संभालना पड़ेगा, वो उसको रेजोनेंस में नहीं भिजवा पाएगा, ठीक है ना। और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता है। आता है ना समझ में। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ईस्टर के कॉन्जुगेट बेस में क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है ना। तो ईस्टर की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यदि कम है, ठीक है, ईस्टर की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी यदि कम होती है, तो हम क्या बोलेंगे उससे, उसका जो कॉन्जुगेट एसिड रहेगा वो क्या रहेगा, कम एसिडिक रहेगा, क्योंकि एसिड की एसिडिटी देखने का तरीका क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। आई ना बात समझ में। तो हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि ईस्टर्स जो होते हैं ना, इन ईस्टर्स में क्या रहेगा, इनोलाइज होने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि इनका जो अल्फा हाइड्रोजन था या इनोलाइजेबल हाइड्रोजन था, है ना, वो क्या था, कम एसिडिक था, इसलिए उसके निकलने की टेंडेंसी कम थी, है ना। और क्या बोले अपन इस हाइड्रोजन की कम एसिडिक होने की वजह क्या, तो हम बोलते हैं ईस्टर का कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, किससे, अल्डिहाइड या कीटोन के कॉन्जुगेट बेस से। उसकी वजह क्या बोली हमने, तो हमने बोला कि अल्डिहाइड या कीटोन का जो कॉन्जुगेट बेस है उसमें क्या, दैट इज नॉर्मल रेजोनेंस व्हिच इज मोर स्टेबलाइजिंग, जबकि ईस्टर के कॉन्जुगेट बेस में कौन सी चीज है, तो हमने बोला क्रॉस कॉन्जुगेशन है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई है। समझ आ गई बात ये। तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे कि अल्डिहाइड कीटोन की कंपैरिजन में क्या रहेगा, ईस्टर में इनॉल बनाने की टेंडेंसी कम होती है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद अगली चीज जो हम देखेंगे इसमें, नहीं कौन सी हम देखते हैं, दिस वी कॉल दैट इनोलाइजेशन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट दैट, इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इनोलाइजेशन। आया ना समझ में, है ना? क्या बोले हमने, कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, इनोलाइजेशन कहलाता है ना। अब टॉटोमेरिज्म से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इसी वाली चीज से रिलेटेड बनते हैं, कि हमसे बोला जाता है अलग अलग कंपाउंड्स देके कि इनमें मैक्सिमम इनोलाइज कौन होगा या मिनिमम इनोलाइज कौन होगा, ठीक है। या फिर क्या बोला जाता है हमको, कि अलग अलग 3-4 कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, उनमें बोला जाता है कि इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू अंडरगो इनोलाइजेशन, है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू अंडरगो इनोलाइजेशन। तो वहां पर हमको यही वाले जो फैक्टर्स हैं इनके बेसिस पर आंसर को एनालाइज करके लाना होता है, ठीक है। तो इनोलाइजेशन को हमने डिफाइन कैसे किया, तो हमने बोला कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्जन, ये क्या कहलाता है, इनोलाइजेशन कहलाता है। आया समझ में, है ना, ये इनोलाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। अब कौन सी चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनोलाइजेशन में सबसे पहला जो होता है वो कौन सा रहेगा, दैट इज एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, है ना। ये भी एग्जांपल्स में देखा ही हमने, है ना, कि जो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी क्या हो जाएगा, इनॉल बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती है। आई ना बात समझ में, है ना। कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला जहां पर है ना क्या रहेगा, हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होता है क्या रहेगा,
वो इनोलाइज उतना ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं एसिडिटी ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन से क्या रहेगा, इनोलाइजेशन का परसेंटेज डायरेक्टली रिलेटेड होता है। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज व्हाट, दैट पीएच ऑफ द मीडियम, है ना। एसिडिक या बेसिक, है ना, दोनों ही टाइप के मीडियम जो होते हैं ये इनोलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला फैक्टर क्या बोला अपन ने, मीडियम का पीएच। तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक मीडियम जो है उसमें भी इनोलाइजेशन नॉर्मल से ज़्यादा होता है, और बेसिक मीडियम जो होता है उसमें भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उसमें भी इनोलाइजेशन नॉर्मल से ज़्यादा होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम समझें तो हम कौन सी चीज़ बोलेंगे यहाँ पर, तो हम बोलते हैं इसमें एसिडिक मीडियम में अपने को भी इनोलाइजेशन देखना है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर इनोलाइजेशन। ठीक है ना, इट इज एसिड कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन, अब ये हमको देखना है। ठीक है, तो एसिड कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन में कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे अल्डिहाइड या कीटोन लिया हमने, क्या डाला हमने यहाँ पर, ड्राई HCl, है ना, जो उसको रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। ड्राई HCl में से क्या निकलता है, H पॉजिटिव, वो कहाँ जाएगा, हम बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर से जाकर वो जुड़ जाता है ना। क्या बनेगा यहाँ पर, ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड्स आए तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है, दैट पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्या देख रहे हैं अपन, मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन, है ना। एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन कैसे प्रमोट हो रहा है उसका मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, है ना। तो क्या बोला अपन ने, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ O को प्रोटोनेट कर रहा है। ठीक है, O का प्रोटोनेशन हुआ तो O के ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, O का प्रोटोनेशन होगा तो हमने बोला O पर पॉजिटिव चार्ज आया। अभी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन के फेवर में शिफ्ट हो जाता है ना। जब O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के फेवर में, ऐसा होने से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कार्बन पर क्या आ जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ गई बात ये, है। ऐसा होने से कार्बन पर क्या आ गया, दैट पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है। अब कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम क्या बोलते हैं, कैटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर ना, कार्बोकैटाइन के एडजेसेंट कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है ना। तो ये HCl में से Cl नेगेटिव जो कॉन्जुगेट बेस बना था, तो कॉन्जुगेट बेस यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा अपने साथ, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ से H पॉजिटिव हटा ना, एसिडिक मतलब पॉजिटिव हटेगा, तो कार्बन पर क्या छूटेगा, नेगेटिव चार्ज, तो C नेगेटिव C पॉजिटिव क्या बना लेता, दैट इज पाई बॉन्ड बना लेता है ना। C पॉजिटिव C नेगेटिव से क्या बन गया यहाँ, तो हमने बोला पाई बॉन्ड बन गया, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नथिंग बट व्हाट, दैट इनॉल। समझ आ गई बात ये। तो हम क्या बोलेंगे कि एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन का जो प्रमोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो हम बोलेंगे दैट इज बाय प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन। समझ आ गई बात ये, है ना, इट इज बाय प्रोटोनेशन ऑफ दिस कार्बोनाइलिक ऑक्सीजन। क्लियर हुआ अच्छे से। मैकेनिज्म इज सिंपल, O का प्रोटोनेशन फॉलोड बाय कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का शिफ्टिंग इन फेवर ऑफ ऑक्सीजन, जनरेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द कार्बन, देन इट इज व्हाट, हाइड्रोजन प्रेजेंट एट कार्बन एडजेसेंट टू कार्बोकैटाइन इज एसिडिक इन नेचर, तो Cl नेगेटिव यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, कार्बन पर नेगेटिव आएगा, कार्बन नेगेटिव पॉजिटिव पाई बॉन्ड बनकर क्या बन गया, दैट इज इनॉल। समझ आ गई बात ये, है ना। अब हम कौन सी चीज देखेंगे, दैट इज दिस बेस कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन। ठीक है, तो जो बेस कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन होता है ना, इस बेस कैटेलाइज्ड इनोलाइजेशन में हम क्या बोलेंगे, तो हमने बोला अल्डिहाइड या कीटोन को रखा अपन ने बेसिक मीडियम में, क्या पढ़ा हुआ है अपन ने कि अल्डिहाइड या कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। वजह ये लिखी हुई है कि अल्डिहाइड या कीटोन का कॉन्जुगेट बेस क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो यदि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन एसिडिक हो जाता है ना। तो OH नेगेटिव यहाँ से क्या खींचेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता है ना, वाटर बन गया, कार्बन पर क्या छूटा, नेगेटिव चार्ज, है ना। बेसिक मीडियम में रिएक्शन किससे इनिशिएट हो रही है, तो हमने बोला बेस ने क्या खींचा, हाइड्रोजन को खींचा, एसिडिक हाइड्रोजन ना, अल्फा हाइड्रोजन वो खिंचाया, कार्बन पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में होता है, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से कहाँ पहुंचा, ऑक्सीजन पर, तो O पर आ गया नेगेटिव चार्ज।
अब ये जो O नेगेटिव ये क्या है, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस, नहीं यदि इस पर H होता तो ये क्या होता, अल्कोहल होता, H हटा और नेगेटिव चार्ज आया तो ये क्या, अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस। अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे वाटर जो है यहाँ पर ना अल्कली के साथ, उस वाटर में से H पॉजिटिव खींच लेता है, तो H पॉजिटिव यहाँ जुड़ा तो ये क्या बन गया, दैट इज OH, है ना। H पॉजिटिव यहाँ खिंचाया तो ये OH बन गया, और उधर क्या निकल गया, दैट OH निगेटिव निकल गया, है ना। जो कैटलिस्ट था वो रीजेनरेट हो गया। समझ आ गई बात ये, है ना। कैटलिस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, तो हमने बोला कैटलिस्ट जो है वो रीजेनरेट हो जाता है। आ गई बात समझ में अच्छे से ही, है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने, तो हमने बोला बेसिक मीडियम में रिएक्शन जो होती है इनोलाइजेशन, इसका इनिशिएशन कैसे होता है, तो हम बोलते हैं बेस जो है वो क्या करेगा, इनोलाइजेबल हाइड्रोजन को खींच लेता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ एसिडिक इन नेचर, तो OH निगेटिव से क्या हो जाएगा, उसका एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है। आगे समझ में अच्छे से ये, है ना। अब इसके बाद एक चीज और जो इसमें रहेगी एसिड और बेस में इंपॉर्टेंट, है ना, वो कौन सी, हम बोलेंगे जैसे कीटोन अनसिमेट्रिकल, इसमें इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन यहाँ से होता है, क्या बोलेंगे अपन, एसिडिक मीडियम में इनोलाइजेशन यहाँ से होगा, और बेसिक मीडियम जो होता है इसमें इनोलाइजेशन यहाँ से होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोलेंगे अपन, बेसिक मीडियम किसको खींचना प्रेफर करता है, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को, ठीक है। और एसिडिक मीडियम जो होता है वो क्या बनाता है, ज्यादा स्टेबल इनॉल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कम है पर फिर भी इसका बनना ज्यादा फेवरेबल, क्योंकि रिएक्शन कौन इनिशिएट कर रहा था, बेस, तो वो पहले खींचेगा किसको, जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्लस आइन नहीं लग रहा, जबकि इस हाइड्रोजन की एसिडिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर पीछे से क्या लग रहा था, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा था। आए ना समझ में, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्लियर है अच्छे से, है ना। तो बेसिक मीडियम में भी इनोलाइजेशन देखा हमने, एसिडिक में भी अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो क्या बोला अपन ने, एसिडिक मीडियम में इनॉल वहां बनेगा जहां ज्यादा स्टेबल, बेसिक मीडियम में इनॉल वहां बनेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो फैक्टर होता है ये कौन सा रहेगा, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, है ना। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे कि इनॉल जितना ज्यादा स्टेबल होता है क्या हो जाएगा, परसेंटेज इनोलाइजेशन उतना ज्यादा होगा। आया समझ में, है ना। क्या बोला हमने, इनॉल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है क्या हो जाता है, परसेंटेज इनोलाइजेशन उतना ज्यादा हो जाता है, क्लियर है। और इनॉल की स्टेबिलिटी को गवर्न करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो हम बोलते हैं एक होता है चिलेशन, अगला क्या रहेगा, दैट इज रेजोनेंस, और उसके बाद क्या रहेगा, दैट इज एरोमेटाइजेशन। मतलब क्या, तो हम बोलते हैं कीटो से इनॉल बना और उसमें यदि क्या हो रहा है, इनॉल बनने के बाद चिलेशन आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ना। चिलेशन मतलब क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, दैट वी कॉल व्हाट, दैट चिलेशन, ठीक है। तो क्या बोला हमने कि कीटो से इनॉल बना और इनॉल बनकर यदि उसमें चिलेशन है ना, मतलब क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिंग बन रही है, तो हम बोलते हैं ऐसे वाली इनॉल की स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ये जो नॉर्मल वाली इनॉल्स होते हैं इनसे ज्यादा होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर अपन क्या बोलेंगे अगला वाला, कि यदि इनॉल बना और इनॉल के बनने के बाद उसमें क्या आ रहा था, रेजोनेंस आ रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे स्टेबिलिटी इसकी फिर से नॉर्मल इनॉल या इवन जो चिलेट वाला इनॉल था उससे भी ज्यादा हो जाती है। समझ आ गई बात ये, है ना। कैसे देखेंगे हम इसमें, है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं, जैसे ये नहीं, इससे अभी एग्जांपल इसको थोड़ा और इलॉबरेट करके हम पढ़ेंगे। अब जैसे ये इनॉल बन रहा है ना, नॉर्मली सारे इनॉल्स में क्या रहेगा, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये वाला रेजोनेंस तो हर इनॉल में होता है, तो ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर नहीं होता ना। हम क्या बोल रहे हैं, एडिशनल रेजोनेंस जो अलग से रहे कि एक इनॉल में रहे और दूसरे में नहीं। तो जैसे इसका इनॉल जब हम बनाएंगे, तो इसके इनॉल में क्या होता है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये क्या रहेगा, एडिशनल रेजोनेंस होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर इनॉल की स्टेबिलिटी
नॉर्मल जो चिलेशन वाला होता है उससे भी ज्यादा हो जाती है ना। डिटेल में भी एग्जांपल्स अपन देखेंगे ना नेक्स्ट वाले सेक्शन में। फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जो इनॉल बना बाई चांस बनने के बाद ये एरोमेटिक हो गया, तो फिर ऐसे वाले केसेस में तो क्या हो जाता है, इनॉल अब स्टेबल फॉर्म हो जाता है और कीटो फॉर्म लेबाइल हो जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। क्या बोला हमने कि कंपाउंड जो था इनिशियल वाला कीटो, जब ये इनॉल में गया तो इनॉल क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, कीटो फॉर्म एरोमेटिक नहीं था, बट उस कीटो फॉर्म से बनने वाला इनॉल एरोमेटिक था। ठीक है, तो तब हम क्या बोलते हैं कि अब इनॉल इतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि अब कीटो फॉर्म कम स्टेबल होकर इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, और ये इक्विलिब्रियम जो होता है वो लगभग पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाता है, दैट इज टूवर्ड्स इनॉल। आया क्या समझ में, है ना। तो कौन सी चीज हम बोलते हैं कि ये वाले जो तीन फैक्टर्स है स्टेबिलिटी के, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यही है कि ऐसे इनॉल जिसमें चिलेशन है और जिसमें रेजोनेंस, तो कौन सा ज्यादा इनोलाइज होगा, जिसमें रेजोनेंस होता है। फिर ऐसा इनॉल जिसमें चिलेशन है, एक जिसमें रेजोनेंस और एक जिसमें एरोमेटाइजेशन है, तो हम बोलेंगे एरोमेटिक वाला जो इनॉल होगा वो सबसे ज्यादा बनता है। आया क्या समझ में। तो इनका प्रायोरिटी ऑर्डर यही रहेगा जो लिखा हुआ है ना। इसका एरोमेटाइजेशन सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय नॉर्मल रेजोनेंस, एंड देन इट इज व्हाट, दैट चिलेशन। समझ आ गई बात यहाँ तक, है ना। इसके बाद एक और जो फैक्टर होता है वो कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे वो होता है सॉल्वेंट वाला फैक्टर ना, जो अपने लिखा नहीं है यहाँ पर, है ना। एक और फैक्टर जो रहेगा दैट इज व्हाट, दैट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी चीज बोलते हैं कि जैसे जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इनोलाइजेशन कम होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनोलाइजेशन ज्यादा होता है, और यदि सॉल्वेंट हो ही नहीं, कीटो फॉर्म किस में हो, दैट इज इन वेपर फेज हो, तो इनोलाइजेशन हाईएस्ट होता है। आया समझ में, है ना। तो क्या बोलते हैं अपन यदि सॉल्वेंट प्रेजेंट नहीं है, वो कीटो फॉर्म किस में, दैट इज इन वेपर फॉर्म, तो वेपर फॉर्म में इनोलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है ना। उससे कम रहेगा किसमें, दैट इज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना। नॉन पोलर के बाद फिर क्या आ जाएगा, दैट इज पोलर। पोलर में भी दो कैटेगरी होती है, पोलर प्रोटिक एंड एप्रोटिक। तो पोलर एप्रोटिक में थोड़ा ज्यादा रहेगा और पोलर प्रोटिक में क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। आए ना समझ में, है ना। तो इनोलाइज होने की टेंडेंसी हाईएस्ट किस में रहेगी, जब सॉल्वेंट नहीं होकर कीटो फॉर्म किस में, वेपर फॉर्म में। ठीक है, फिर उससे कम किस में रहेगा, दैट इज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। उससे कम किस में रहेगा, पोलर एप्रोटिक, और सबसे कम किस में होता है, दैट इज इन पोलर प्रोटिक। समझ आ गई बात ये, है ना। तो एक और फैक्टर होता है जो क्या करता है, इनोलाइजेशन को अफेक्ट करता है। समझ आ गई बात यहाँ तक, है ना। अब ये वाला जो सेक्शन है इसमें अपन ने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म की डिटेल्स देखे हैं। अब अपन नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है उसमें क्या देखेंगे, कुछ स्पेशल एग्जांपल्स जहां पर क्या हो जाएगा, इनॉल की स्टेबिलिटी नॉर्मल से ज्यादा, और कहीं कहीं तो क्या हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इनॉल बिकम स्टेबल और कीटो फॉर्म जो होता है दैट बिकम लेबाइल फॉर्म। क्लियर यहाँ तक अच्छे से।